Hello everyone, today in this lecture I am going to discuss one example based on parallel plate capacitor where metallic plate is inserted between the two plates of the capacitor. And another example that we will discuss is NCERT example 2.9. So in this lecture we are going to discuss two numerical based on parallel plate capacitor and dielectric slab. So before starting the lecture, what we have discussed in previous lecture is how to detect the combination is in series or in parallel. Then we have also learned that how to calculate effective capacitance if the combination is in series or in parallel. So let us start first example. First we read the question. Between the plates of a parallel plate capacitor of area A, मतलब हमें प्लेट के लिए एरिया दिया है कैपिटल A. A copper plate sits on a dielectric slab of K is equal to 2 as shown in figure. Find the equivalent capacitance of, मतलब हमारे पास कॉपर का प्लेट दिया है जिसके नीचे होगा एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा K is equal to 2. मतलब जैसे हमने फिगर में दिया है कि यहाँ पे दो प्लेट के बीच में 3 डिफरेंट मीडियम्स दिए हैं. ये C1 मतलब ये फर्स्ट कैपेसिटर जो ये दो प्लेट के लिए बनेगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा K इज इक्वल टू 2, जिसके ऊपर रहेगा कॉपर का प्लेट और कॉपर मतलब मेटल और मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा इन्फिनिटी. ये आपको एक चीज याद रखनी है, मेटल है, मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है इन्फाइनाइट बिकॉज वो कंडक्टर होता है. और उसके ऊपर जो थर्ड पार्ट बाकी रहेगा एयर मीडियम जिसका कैपेसिटेंस होगा C3. तो डायग्राम में हमें टोटल डिस्टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड करके दिया है और हमें प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है कि अगर डिस्टेंस डिवाइड होगा तो पूरा कॉम्बिनेशन होगा सीरीज कॉम्बिनेशन. तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास C1, C2 और C3 की वैल्यू होनी चाहिए. तो सबसे पहले C1 के लिए हम लोग कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे, देन C2 के लिए और देन C3 और बाद में उनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस. तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, फर्स्ट मीडियम ये जो दिया है ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम जहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 2. सेकेंड मीडियम जहां पे मेटालिक स्लैब रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा इन्फिनिटी. और ये जो थर्ड होगा उसके लिए एयर मीडियम जहां पे परमिटिविटी होगी एप्सिलॉन 0. तो पहले C1 का इफेक्टिव कैपेसिटेंस, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डायरेक्टली आपको फॉर्मूला कैसे लिखना है कोई भी कैपेसिटेंस के लिए. अगर हमारे पास एयर मीडियम होगा और एयर मीडियम के लिए हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखना चाहेगा तो डायरेक्टली फॉर्मूला है हमारे पास एप्सिलॉन 0 A अपॉन D. अगर हमारे पास कोई एक मीडियम दिया है, मतलब ये सपोज कर लीजिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका इतना पार्ट जहां पे हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया है. अगर इस वाले पार्ट के लिए हम लोग कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना चाहेंगे तो इसके लिए हमें डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा K और K का डायरेक्टली रिलेशन होगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0. तो डायरेक्टली कैपेसिटेंस हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे. सपोज ये डिस्टेंस हो जाएगा 2D/3 और ये डिस्टेंस हो जाएगा D/3. यहाँ पे होगा एयर मीडियम और यहाँ पे होगा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम. तो एयर मीडियम के लिए परमिटिविटी होगी एप्सिलॉन 0 और डिस्टेंस कितना है D/3. तो इस फॉर्मूला में हम लोग चेंज करेंगे D/3. इसको नाम दे दिया हमने C1. C2 के लिए मतलब डाई इलेक्ट्रिक के लिए जैसे मीडियम चेंज होगा तो परमिटिविटी चेंज होगी. तो C2 का डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे, C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन A और डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2D/3. और यहां से रिलेशन यूज करेंगे एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू K इंटू एरिया अपॉन 2D/3. तो आपको हर एक स्टेप में ये सारे स्टेप करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. तो C1, C2, C3 डायरेक्टली इसी फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करेंगे. फॉर द फर्स्ट कैपेसिटर C1 इज इक्वल टू, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2. सो K इज इक्वल टू 2 हमें गिवन है तो डायरेक्टली C1 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे K टाइम्स एप्सिलॉन 0 A अपॉन डिस्टेंस कितना गिवन है D/3. तो इसका आंसर हो जाएगा 3 टाइम्स K एप्सिलॉन 0 A/D
और k की वैल्यू गिवन है 2, मतलब ये 3 जैसे ऊपर जाएगा तो 3 इंटू 2 डायरेक्टली लिखा हमने 6 एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी। फॉर द सेकेंड कैपेसिटर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें पता है इनफाइनाइट, तो इसको हमने एज इट इज लिखा है यहाँ पे 3k एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी। ये 3 ऊपर कहाँ से गए, डिस्टेंस d बाई 3 का 3 डायरेक्टली ऊपर गया, तो 3k एप्सिलॉन 0 a बाई डी। और C3 के लिए जो एयर मीडियम है तो उसके लिए डायरेक्टली परमिटिविटी होगा एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी बाई 3, तो ये 3 ऊपर जाएगा, 3 एप्सिलॉन 0 a बाई डी। तो इसी तरह से हम लोग कोई भी कॉम्बिनेशन के लिए कैपेसिटेंस डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हमारे पास ये तीनों कैपेसिटेंस जो दिए हैं C1, C2 एंड C3, जैसे क्वेश्चन में डिस्टेंस डिवाइड करके दिया है, मतलब ये कॉम्बिनेशन सीरीज में हो जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अब C1, C2 और C3 की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है और उसके बाद एलसीएम लेके फाइनल कैलकुलेशन करना है। तो फर्स्ट हम लोग C1 की वैल्यू पुट करेंगे 1/C1, मतलब C1 की वैल्यू हमारे पास है 6 एप्सिलॉन 0 a बाई डी, तो नीचे आएगा 6 एप्सिलॉन 0 a बाई डी प्लस C2 की वैल्यू, तो C2 के लिए हमारे पास वैल्यू है 3k एप्सिलॉन 0 a बाई डी, तो ये हो गया 3k एप्सिलॉन 0 a बाई डी प्लस C3 की वैल्यू 3 टाइम्स एप्सिलॉन 0 a बाई डी, 3 टाइम्स एप्सिलॉन 0 a बाई डी। अब इसके अंदर k मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये C2 मतलब मेटालिक प्लेट के लिए, और मेटालिक प्लेट के लिए k की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे इनफाइनाइट जैसे पुट करेंगे तो ये 1/इनफाइनाइट हो जाएगा, तो मतलब ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको याद रखनी है। जब भी मेटालिक प्लेट आएगा तो मेटालिक प्लेट का कैलकुलेशन आपको अलग से करना है और k की वैल्यू याद रखनी है इनफाइनाइट। सेम न्यूमेरिकल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी दिखाया था जब हमने t इज लेस देन d के लिए कैलकुलेशन किया था, और मैंने आपको लास्ट में एग्जांपल भी दिया था कि अगर ये प्लेट डाइलेक्ट्रिक प्लेट नहीं होगी और हमने मेटालिक प्लेट अगर यूज कर ली तो फर्स्ट टर्म उसका 0 हो जाएगा, जिसका आंसर था t बाई के। मैं डिनोमिनेटर का सिर्फ टर्म लिख रहा हूं, प्लस d माइनस टी। तो ये वाला टर्म अगर मेटालिक प्लेट हमने यूज की तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और न्यूमरेटर में था एप्सिलॉन 0 a। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। ये मेटालिक प्लेट के लिए है तो k इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा, और 1/इनफाइनाइट मतलब 0, तो मतलब ये सेंटर वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन में बचेगा d/6 एप्सिलॉन 0 a प्लस d/3 एप्सिलॉन 0 a। तो ये फाइनल टर्म बचा d/6 एप्सिलॉन 0 a प्लस ये सेंटर वाला टर्म 0 प्लस d/3 एप्सिलॉन 0 a। अब एलसीएम लेंगे और फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स एप्सिलॉन 0 a बाई डी। मतलब आप मेटालिक स्लैब के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हो अगर आपको कॉम्बिनेशन दिया गया होगा मेटालिक और एयर मीडियम का, या फिर इस न्यूमेरिकल में जो हमने यूज किया मेटालिक का कॉम्बिनेशन था, मेटालिक के साथ हमने यूज किया डाइलेक्ट्रिक स्लैब और उसके साथ हमने एयर मीडियम भी यूज किया। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन के लिए फाइनल और इफेक्टिव कैलकुलेशन आप कर सकते हो इफेक्टिव कैपेसिटेंस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना होगा हमें C1, C2 और C3 मतलब जितने भी कैपेसिटेंस बनेंगे सारे कैपेसिटेंस के फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। तो वो डायरेक्टली एक ही फॉर्मूला से आपको यूज करना है एप्सिलॉन 0 a बाई डी। उसी के अंदर परमिटिविटी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला चेंज करके फाइनल फॉर्मूला लिखना है। सो अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.9 है, और वो 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है फ्रॉम द टॉपिक कैपेसिटेंस। First we read the question. A network of 4 10 microfarad capacitors is connected to a 500 volt supply as shown in figure. मतलब हमें डायग्राम में 4 कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड के 4 कैपेसिटर को हमने कंबाइन किया है और उसको हमने 500 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। मतलब हमें पोटेंशियल दिया है और चारों कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है 10 माइक्रोफेराड। तो फर्स्ट वन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, मतलब हमें पूरे नेटवर्क के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, मतलब इफेक्टिव कैपेसिटेंस। एंड द सेकेंड वन इज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, मतलब
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का एक कैलकुलेशन हो जाएगा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करने के बाद। हम लोग यूज करेंगे चार्ज के लिए फॉर्मूला और बाद में चार्ज का कैलकुलेशन करेंगे। ये पूरा न्यूमेरिकल आपको 4 मार्क्स में आ सकता है बोर्ड एग्जाम में और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। सो फर्स्ट डायग्राम एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। डायग्राम में आप देखिए यहाँ पे C1, C2 एंड C3 तीन कैपेसिटर हमने ऐसे कनेक्ट किए हैं जहां पे C1 की वैल्यू है 10 माइक्रोफेराड, C2 की वैल्यू है 10 माइक्रोफेराड एंड C3 की वैल्यू भी होगी 10 माइक्रोफेराड। इसी के साथ हमने C4 को भी कनेक्ट किया है AD ब्रांच के साथ जहां पे C4 की वैल्यू है 10 माइक्रोफेराड और हमें क्वेश्चन में दिया है 4 कैपेसिटर जिसके कैपेसिटेंस इक्वल है, ऐसा नेटवर्क हमें दिया गया है। तो वैसा ही नेटवर्क हमने ये डायग्राम में देखा जहां पे 4 कैपेसिटेंस C1, C2, C3 और C4 कनेक्टेड है। चारों कैपेसिटर की वैल्यू सेम है। यहां से सिर्फ हमें डिटेक्ट करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन और कौन से कैपेसिटर सीरीज में होंगे या फिर कौन से पैरेलल में। और ये पूरा कॉम्बिनेशन चारों का कनेक्शन 500 वोल्ट बैटरी के साथ गिवन है। अब सबसे पहली चीज आपको डिटेक्ट कैसे करना होगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन और कौन से कैपेसिटर सीरीज में है या फिर कौन से पैरेलल में है। तो सबसे पहले आपको याद रखना ये 2 पॉइंट जहां से हमने बैटरी कनेक्ट की है। अब बैटरी जैसे कनेक्ट करेंगे तो यहां से चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास है पॉजिटिव और यहाँ पे होगा नेगेटिव। तो यहां से चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। चार्ज यहां से अब 2 अलग अलग पाथ बनेंगे। फर्स्ट जो पाथ होगा वो यहां से मतलब C1 से होके C2 और C3 से होके D से होके वापस नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। और सेकेंड पाथ जो बनेगा वो यहां से A टू D वाली ब्रांच में जाएगा और D से डायरेक्टली जाएगा नेगेटिव टर्मिनल में। मतलब करंट के पास और चार्ज के पास 2 अलग अलग पाथ है। और हमें याद रखना है अगर कोई एक पाथ को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और उसी पाथ में जितने भी कैपेसिटर्स आएंगे वो सारे कैपेसिटर्स माने जाएंगे सीरीज में। मतलब यहां से चार्ज का फ्लो स्टार्ट हुआ, A से B गए, B से C, देन C से D गए हम लोग। तो ये एक पूरा पाथ बनेगा, कंप्लीट पाथ। और पाथ का मतलब हो जाएगा कौन से 2 टर्मिनल के बीच में, मतलब कौन से 2 टर्मिनल को ज्वाइन कर रहा है। तो 2 टर्मिनल हमारे पास है पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब हमें ए यहां से हम लोग मान लेते हैं ये x पॉइंट और ये मान लेते हैं y पॉइंट। हमारा इनिशियल पॉइंट होगा x और फाइनल पॉइंट होगा y। हमें x से निकल के y तक पहुंचना है। तो y तक जाने के लिए हमारे पास 2 अलग अलग पाथ है। एक तो डायरेक्टली हम लोग x से स्टार्ट करने के बाद a, d और डायरेक्टली y पे पहुंच जाएंगे। और सेकेंड पाथ हो जाएगा x से स्टार्ट करेंगे अप टू a, देन b, देन c, देन d एंड देन y तक पहुंचेंगे। तो 2 अलग अलग पाथ से चार्ज फ्लो हो सकते हैं। और हमारा जो रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी एक पाथ में जितने भी कैपेसिटर्स आएंगे वो सारे कैपेसिटर्स हो जाएंगे सीरीज में। मतलब हमने अगर ये वाला पाथ चूज किया A, B, C, D देन Y, तो ये A, B, C, D इतने पाथ में टोटल कितने कैपेसिटर है C1, C2 एंड C3। तो इसका मतलब C1, C2 एंड C3 तीनों कैपेसिटर सीरीज में हो जाएंगे और तीनों का जो इक्विवेलेंट आएगा, तीनों कैपेसिटर का उसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इक्विवेलेंट कैपेसिटर C4 के साथ हो जाएगा पैरेलल। उसको आपको जब डायग्राम को रिड्यूस करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये कैसे पैरेलल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग C1, C2, C3 का डायग्राम समझते हैं। अगर C1, C2, C3 सीरीज में हो गए तो सीरीज के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। हर एक पॉइंट में आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होगा डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने देखा तो C1, C2 एंड C3 मतलब C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। देन इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 विच इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। तो C डैश का वैल्यू आ जाएगा 10/3 माइक्रोफेराड। तो ये C1, C2 एंड C3 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट C4 एक कैपेसिटर बाकी है, उसके लिए हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। अब अगर इसी डायग्राम को हम लोग रिड्यूस करेंगे तब हमें पता चलेगा C4 के साथ क्या रिलेशन होगा। तो हमने जो इनिशियल डायग्राम था हमारा C1, C2 एंड C3 जिसको सीरीज कॉम्बिनेशन में
कैलकुलेशन किया तो उसका सी डेज का आंसर आया 10/3 माइक्रोफेराड। मतलब ये तीनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट हमें आंसर मिला। उसी तीनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट आंसर मतलब इसको इस डायग्राम को हम जैसे रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा सी डेज इज इक्वल टू 10/3 माइक्रोफेराड। ये जो कैपेसिटर होगा वो तीनों कैपेसिटर मतलब C1, C2 एंड C3 का कॉम्बिनेशन है। तो मतलब हमने इस तीनों के प्लेस पे एक सिंगल कैपेसिटर का डायग्राम रखा जिसको बोलते हैं हम लोग डायग्राम का रिडक्शन। डायग्राम तो धीरे धीरे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएंगे। तो इसी डायग्राम को हमने और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तब पता चला C1, C2 एंड C3 का फाइनल कैपेसिटेंस सी डेज हमने फाइंड आउट किया 10/3 माइक्रोफेराड। अब ए डी ये वाली जो ब्रांच है इसके बीच में होगा C4, तो हमने एज इट इज यहाँ पे लिखा ए और डी के बीच में C4 और इसी कैपेसिटर को हमने और पूरे नेटवर्क को हमने कनेक्ट किया है 500 वोल्ट बैटरी के साथ। अब इस जो रिड्यूस की हुई डायग्राम को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि अगर हम लोग x से लेके y तक जाना चाहेंगे तो एक पाथ होगा ये डायरेक्टली और दूसरा पाथ होगा ये वाला डायरेक्टली। तो यहाँ पे हमने एरो शो किया। तो हमारे पास दो अलग अलग पाथ हो जाएंगे। इस वाले पाथ में एक कैपेसिटर है और इस वाले पाथ में भी एक कैपेसिटर। इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर के पास अलग अलग पाथ है y पॉइंट पे जाने के लिए, तो इसीलिए ये दोनों कैपेसिटर माने जाएंगे पैरेलल में। तो आपको एक सिंपल कंसेप्ट याद रखना है, अगर आप कोई भी एक पाथ सिलेक्ट करोगे, अगर उस पाथ में जितने भी कैपेसिटर आएंगे वो सारे कैपेसिटर सीरीज में हो जाएंगे और इसके अलावा जो दूसरा पाथ बनेगा उस पाथ के लिए उसका इक्विवेलेंट जो होगा, मतलब जो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट मान लिया उस इक्विवेलेंट का उस सेकेंड पाथ वाले कैपेसिटर का रिलेशन होगा पैरेलल में। मतलब C1, C2, C3 का जो इक्विवेलेंट हमने मान लिया C डैश, ये कैपेसिटर C4 के साथ पैरेलल में हो जाएगा। ये बेसिक और ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इस टाइप का, इसलिए मैं आपको इतना बेसिक और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको ऐसे दूसरे MCQ सॉल्व करने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप लोग डिटेक्ट कर पाएंगे कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज हो सकता है और कौन सा कॉम्बिनेशन पैरेलल में। फर्दर हम लोग एक्स्ट्रा MCQ इसी के बेस पे भी डिस्कस करेंगे, जहां पे आपको अलग अलग सर्किट डायग्राम दिए गए होंगे और आपको डिटेक्ट करना होगा सबसे पहले सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसके बाद इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, C1, C2, C3 का इक्विवेलेंट मान लिया C डैश और इसी के साथ C4 हो जाएगा पैरेलल। तो ये 10 माइक्रोफेराड जो कैपेसिटर होगा ये C डैश से पैरेलल हो जाएगा और पैरेलल का डायरेक्टली कनेक्शन है हमारे पास, डायरेक्टली फॉर्मूला C1 प्लस C2। मतलब अगर दो कैपेसिटर की बात करेंगे तो, और यहाँ पे C डैश एंड C4 तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा C डैश प्लस C4। तो फाइनल फॉर्मूला होगा 10/3 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 40/3 माइक्रोफेराड, 13.3 माइक्रोफेराड। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, मतलब पार्ट ए का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 13.3 माइक्रोफेराड पूरे कैपेसिटर के लिए, मतलब पूरे नेटवर्क के लिए ये इफेक्टिव कैपेसिटेंस रहेगा। तो ये एक पार्ट हो गया जिसमें हमने इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया। अब जब हम लोग चार्ज कैलकुलेट करेंगे तब आपको रिवर्स जाना होगा, मतलब सबसे पहले C4 को कंसिडर करेंगे, उसके बाद C डैश को कंसिडर करेंगे, या फिर आप कंसेप्ट यूज कर सकते हो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो चार्ज कांस्टेंट होता है। अगर आपको थियरी याद होगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो उस थियरी में हमने पढ़ा था जब भी कोई कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो सीरीज में चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट होगी और पोटेंशियल ड्रॉप होगा डिफरेंट कैपेसिटर के लिए डिफरेंट। और जब भी कैपेसिटर पैरेलल कनेक्शन में होंगे तो सारे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा और चार्ज अनइक्वल और इक्वली डिवाइड हो सकते हैं, डिपेंड्स कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम लोग चार्ज की वैल्यू यहां से डायग्राम से अप्रोक्सीमेटली भी हम लोग देखना चाहेंगे तो C डैश जो कॉम्बिनेशन है C1, C2, C3 का, और C1, C2, C3 तीनों सीरीज में है, तो इसका मतलब ये तीनों के ऊपर चार्ज इक्वल आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें अल्टीमेटली दो ही चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक चार्ज की वैल्यू जो तीनों के लिए कॉमन होगी और दूसरा चार्ज होगा C4 के लिए। तो इतना बेसिक आइडिया आपको डायग्राम
के यूज से ही आएगा। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डायग्राम रिड्यूस करना भी इंपॉर्टेंट है। आप भले उसको रफली यूज करके रफली डायग्राम बना के कंसेप्ट एक बार जान लो, कब चार्ज डिवाइड करना है और कब कौन से कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे जहां पे हमने चार्ज कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने आपको बताया C1, C2 एंड C3 तीनों सीरीज में है तो तीनों के ऊपर चार्ज भी सेम रहेंगे, बट तीनों कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंट हो सकता है। तो पोटेंशियल कितना होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। सो as C1, C2 and C3 are connected in series, so charges on C1, C2 and C3 are same. ये एक पॉइंट हो गया। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, मतलब ये वाला C1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC मतलब C2 के अक्रॉस, देन CD मतलब C3 के अक्रॉस। तो यहाँ पे AB, BC एंड CD, इसका मतलब C1 के अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड आउट किया, C2 के अक्रॉस एंड C3 के अक्रॉस। तो V1 हमने फाइंड आउट किया Q बाई C1, बिकॉज हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q बाई V। तो इसी फॉर्मूला से V इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C। तो फर्स्ट हमने कैलकुलेट किया AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, जो C1 के अक्रॉस हो जाएगा वो होगा V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। सेकेंड C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 इज इक्वल टू Q बाई C2। एंड देन थर्ड CD मतलब C3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 इज इक्वल टू Q बाई C3। तीनों फॉर्मूला को आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें Q कांस्टेंट दिखेगा, नहीं मैंने यहाँ पे Q1 लिखा, ना यहाँ पे Q2, ना यहाँ पे Q3, बिकॉज हमने पहले ही यहाँ पे मेंशन किया सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज में चार्ज की वैल्यू सेम होगी, इसीलिए Q बाई C1, Q बाई C2 एंड Q बाई C3 हमने लिखा। अब ये जो तीनों कैपेसिटर है वो C4 के साथ पैरेलल में है, और जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए वोल्टेज मतलब पोटेंशियल तो सेम रहेगा, मतलब 500 वोल्ट C4 के अक्रॉस जाएगा तो इतना ही 500 वोल्ट ये तीनों के अक्रॉस भी एक साथ जाएगा, मतलब C1, C2 और C3 तीनों कॉम्बिनेशन के अक्रॉस 500 होगा, और ये C4 अकेले के अक्रॉस भी 500 होगा, बिकॉज ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो सेकेंड हमने कंसेप्ट यूज किया पैरेलल कॉम्बिनेशन का। सो जितना पोटेंशियल C4 के अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल C1, C2 एंड C3 कॉम्बिनेशन के अक्रॉस भी होगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल अक्रॉस C1, C2 एंड C3। तो कितना हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 500। V1 तो इसके लिए यहाँ पे लिखा Q बाई C1, यहाँ से Q बाई C2 एंड थर्ड Q बाई C3, तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट की, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 विच इज इक्वल टू 500। Q कॉमन निकाला तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया पार्ट ए में सबसे पहले। जब C1, C2 एंड C3 सीरीज में थे तब उनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। तो डायरेक्टली इसके प्लेस में लिखेंगे 1/C डैश विच इज इक्वल टू 500, और C डैश की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, तो यहां से चार्ज मिल जाएगा। तो Q इज इक्वल टू 500 इंटू C डैश, और C डैश का आंसर है 10/3 माइक्रो फेराड। माइक्रो मतलब यहाँ पे लिखेंगे 10⁻⁻⁶, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻³ कूलम। ये जो चार्ज आया वो तीनों कैपेसिटर मतलब C1, C2 एंड C3 के अक्रॉस में आया। तो सबसे पहले हमने C1, C2 एंड C3 के लिए कैलकुलेशन किया, तो Q1, Q2 एंड Q3 सीरीज में है तो सबके आंसर सेम आएंगे, और वो आंसर होगा 1.7 इंटू 10⁻³ कूलम। तो ये पार्ट बी का फर्स्ट आंसर हुआ जहां पे हमने तीन कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कैलकुलेट किया। अब बाकी रहेगा C4, तो C4 के लिए डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AD, मतलब फोर्थ कैपेसिटर जो पैरेलल में है C1, C2, C3 के। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 500, तो Q डैश अपॉन C4 इज इक्वल टू 500, तो Q डैश इज इक्वल टू 500 इंटू C4, और C4 की वैल्यू है 10 माइक्रोफेराड मतलब 10⁻⁶, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ कूलम। ये Q डैश मतलब
Q4 मतलब फोर्थ कैपेसिटर के ऊपर चार्ज। तो सेकेंड पार्ट में हमें चार्ज पूछा गया था, तो C4 कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ गया 5 इंटू 10⁻³ कूलम, और C1, C2 एंड C3 की प्लेट के ऊपर चार्ज आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻³ कूलम, जो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कांस्टेंट होगा। तो ये न्यूमेरिकल आपको 4 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। आपको सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है, कब सीरीज और कब पैरेलल होगा, और सीरीज में कौन सी वैल्यू कांस्टेंट होती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सी वैल्यू, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। उसी कंसेप्ट के ऊपर आपको कोई भी सर्किट डायग्राम सॉल्व कर सकते हैं आप, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब नेक्स्ट जब हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तब सबसे इम्पोर्टेंट थियोरी चैप्टर की एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसके बेसिस से आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस हो सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थियोरी स्टार्ट करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। थैंक यू।